हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग का पार्ट थर्ड। पार्ट वन पार्ट टू हम कर चुके हैं। बैंकिंग की थर्ड क्लास है, इसको देखने की कोशिश करें। हाँ, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको जो कॉमर्शियल बैंक है, जो पब्लिक कॉमर्शियल बैंक है उनकी संख्या है 12 है। कौन कौन से हैं उनका नाम मैं लिखता हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे साथ एक हेडिंग डाल देंगे और फिर थोड़ी सी डिबेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को अपने का। नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। चलो, पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कि जिसमें जो गवर्नमेंट है, जिसमें जो सरकार की जो पार्टनरशिप होती है, या जो स्टेक कहते हैं, शेयर कह सकते हैं, जो स्टेक होता है 51% या उससे ज्यादा होता है ना, मोर देन 51% होता है, तो उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस कहते हैं। इतना क्लियर होगा, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको लिखना थोड़ा सा, फिर एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जिसमें सरकार की, जिसमें सरकार की 51%, 51% से अधिक हिस्सेदारी होगी, से अधिक हिस्सेदारी होगी, वो इसमें रहता है, वो इसमें रहता है। टोटल बैंक्स कितने हैं ऐसे? टोटल 12 बैंक्स हैं। टोटल कितने बैंक्स हैं? 12 बैंक्स हैं। पहला बैंक, जो फर्स्ट बैंक है, वो कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम तो सबको पता ही है, आगे से लिखना, आगे से पूरा नाम नहीं लिखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डन। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर। जो इसकी स्थापना की गई है वो 1 जुलाई, इस्टेब्लिशमेंट जो है, ज्यादा थिकनेस होगी, थोड़ा कम लेते हैं। जो इसकी स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और जो इसका नेशनलाइजेशन है वो होता है 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को। जो सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन जो दी थी, उससे संबंधित एक समिति है, उस समिति का नाम क्या है? एडी गोरेवाला समिति, एडी गोरेवाला कमेटी, एडी गोरेवाला कमेटी, ठीक है। इसके बाद करते हैं जो ये बैंक मैंने भी लिखा है, पीएनबी, सॉरी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है एस्पायरेंट्स? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में, ठीक है। और इसके बाद इसके लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे बैंक की बात है, दूसरा बैंक, दूसरा बैंक कौन सा है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है भाई? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करते हैं, जो इसकी स्थापना हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। जो 12 बैंक है, 12 के 12 नाम लिखवा दूंगा, उसकी स्थापना का हुई है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ, यही मेन है। बाकी जो आपके करंट की टॉपिक है कि भाई इनके सीईओ कौन है, इनके अध्यक्ष कौन है, इनके हेड कौन है, ये आपके करंट के टॉपिक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो ये स्टैटिक का पार्ट नहीं है। एस्टेब्लिश की बात करता हूँ, तो इसकी स्थापना होती है 19 मई 1894 में, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी होती है। और जो इसका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर दो हैं। पहले इसका हेडक्वार्टर था लाहौर, लाहौर पहले कहाँ था? लाहौर में। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो लाहौर चला गया किसके पास? पाकिस्तान के पास। तो हाँ, हमने इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? न्यू दिल्ली। तो यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया था एस्पेरेंट्स, वो बनाया गया था लाहौर में। इसका बंटवारा हुआ, लाहौर पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमने इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया? शिफ्ट कर दिया दिल्ली की तरफ। और सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर का हमारा बैंक है, थर्ड नंबर का बैंक है हमारा बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका नाम लिख देता हूँ पूरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अगर इसके मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूँ और इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूँ तो वो लिख लेता है। इसकी जो स्थापना हुई है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईएसटी का मतलब है इस्टेब्लिशमेंट, कब हुआ है? 20 जुलाई 1908। इसके द्वारा जो सयाजी राव महाराजा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे लिखा जाता है, तो ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। महाराजा सयाजी राव, सयाजी राव गायकवाड़, तृतीय, तृतीय, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका बड़ोदरा, बड़ोदरा, गुजरात। ठीक है? और जो इसके बारे में लिखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया।
नेक्स्ट बैंक, फोर्थ नंबर का कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी स्थापना, कलर तो विजुअल है ना ग्रीन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका, स्थापना कब हुई है? जुलाई 1906 में, जुलाई 1906। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। में बेंगलुरु में, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। फिर आप उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर का बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। जो इसकी स्थापना है, जो इसकी स्थापना है वो होती है 11 नवंबर 1919 का। और जो इसका उद्घाटन किया था, जो इसका उद्घाटन किया था, फीता जो काटा गया था 1921 में काटा गया था, 1929 में। और किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अब बात करते हैं छठे नंबर के बैंक की। छठा नंबर का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। जो इसकी स्थापना है वो होती है 1906 में, सितंबर में, सितंबर 1906 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके जो प्रमुख है अभी, रजनीश कर्नाटक। हाँ, रजनीश कर्नाटक है। तो वो आपका काम है, वो आप लिखेंगे। अब बात करते हैं सिक्स नंबर, सेवन नंबर के बैंक की। सेवन नंबर का बैंक का यूनियन बैंक। यूनियन बैंक, इसके बारे में बात करते हैं। जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1907 में। कब? 1907 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1911 में। कब? 1911 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? मुंबई में। वो कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक।
1937 में, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में। ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक 1937, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई में। वहाँ पर चेन्नई। और नेक्स्ट बैंक 10th नंबर का यूको बैंक। कौन सा बैंक? यूको। यूको बैंक। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1943 में। 1943 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता, कलकत्ता। ठीक। और चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। तो 11th नंबर का बैंक है, 11, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, जो इसका हेडक्वार्टर है और जिसकी स्थापना वर्ष है, इसकी स्थापना हुई है 908 में, 1908 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली। राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली। कहाँ पर? राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली में। और जो लास्ट बैंक है 12 नंबर का, वो कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो इसकी स्थापना हुई है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1935 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। तो ये हमने जो जितने भी 12 बैंक थे इन सब की बात कर ली है। जैसे पहला कौन सा था? एसबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा केनरा, सॉरी तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा केनरा बैंक, पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठा बैंक ऑफ इंडिया, सातवां यूनियन बैंक, और आठवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और नौवां इंडियन ओवरसीज बैंक, नेक्स्ट यूको बैंक, और उससे नेक्स्ट पंजाब एंड सिंध बैंक, और नेक्स्ट एंड लास्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इतना यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में। कभी कभी क्या है कि जैसे वनडे का एग्जाम है ना, आपके नेचर फैक्चुअल है, तो सीधा सीधा आ जाता है कि भाई सीवीवी क्या होता है। जो आपने देखा होगा डेबिट कार्ड होता है ना, उसके पीछे एक वैल्यू लिखा होता है, सीवीवी 3 नंबर का लिखा होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू तो बोलते हैं। या आप एटीएम खूब यूज करते हैं, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, और एनपीए क्या होता है, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है। हालांकि मैं इनमें से आधी चीजों को आपको बता चुका हूँ। या जैसे कि आपने सुना होगा केवाईसी, केवाईसी क्या होता है। तो फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि आधी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चीजें अलग अलग पढ़ाई हैं, तो क्यों ना एक साथ मैं आपको तुमसे पूरा सिस्टमेटिक तरीके में जो जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म वगैरह हैं उनको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फुल फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फुल फॉर्म। तो लिखते हैं पहली फुल फॉर्म क्या है, और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एनपीए। बताते चलेंगे, मैं आपको पढ़ा दिया हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दूसरा,
एफडी, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट, नेफ्ट, एन ई एफ टी, एन ई एफ टी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, आरटीजीएस, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर नेक्स्ट, आईएमपीएस, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट, सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक मिनट है ना। चलो लिखते हैं आगे, है ना। जरूरी काम तो निपटा। कैश रिजर्व रेशियो, फिर क्या आगे लिखेंगे, एसएलआर। नेक्स्ट, एसएल
और स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट, SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। फैसिलिटी। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ATM, ATM यहाँ पर दो हैं, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड है ना, ऑटोमेटिक नहीं है। कुछ लोग ऑटोमेटिक बता देते हैं, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसकी एक दूसरी भी है, ऑल टाइम मनी। ऑल टाइम मनी। नेक्स्ट, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर लिखेंगे भीम, फिर लिखेंगे भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। फिर लिखेंगे IFSC, IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फिर लिखेंगे नेक्स्ट, KYC, KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। नेक्स्ट, MICR, MICR, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से आगे NBFC, NBFC, नेक्स्ट रिंग डाल देंगे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनको बोलते हैं NBFC। क्या बोलते हैं? NBFC। इनके बारे में बात करते हैं, ये होती क्या है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है,
वो किया जाता है कंपनी एक्ट 1956, है ना। ये क्या होते हैं? बैंक नहीं होते हैं। दीज आर नॉट ए कंप्लीट बैंक, बट दे प्रोवाइड्स, यहाँ पे दे लगा देता है, दे आर नॉट बट दे आर प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल के क्या क्या, एग्जाम्पल क्या, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, कृष्णा फाइनेंस, बहुत सारे हैं। कौन से? बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और कृष्णा फाइनेंस, ये सारे फाइनेंस हैं। अब बात करते हैं एनबीएफसी के क्लासिफिकेशन। एनबीएफसी, इधर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। और जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है, ये भी दो तरह की होती है। एक तो रेटेड, इस तरह का बना लेता है ना, क्या? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो रेटेड एनबीएफसी, और दूसरा नॉन रेटेड एनबीएफसी, नॉन रेटेड एनबीएफसी। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ये वो एनबीएफसी होती हैं जो डिपॉजिट नहीं लेती है। लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वो एनबीएफसी होती हैं जो डिपॉजिट ग्रहण करती है, डिपॉजिट लेती है, मतलब पैसा लेती है। अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट की। दे आर नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ये क्या नहीं करते हैं? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में पैसा ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि एफडी और आरडी के रूप में ये पैसा को जो रुपया है उसको, डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं। इतनी सी बात है, उसको स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। चलो और इसके बारे में बात, चूंकि ये डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट के रूप में स्वीकार करते हैं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं
क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं और डेबिट कार्ड जारी नहीं करते हैं और चेकबुक चेकबुक भी इशू नहीं करते, चेकबुक भी जारी नहीं करते हैं, चेकबुक भी जारी नहीं करते हैं। तो ये तो रहा एक इनका फैक्ट। अब बात करते हैं दूसरी बात की। कैसे कर देता हूँ, रहने देते हैं। और जो आरबीआई करता है रेगुलेट इनको इन इंडिया, इन इंडिया एनबीएफसीज regulated by the regulated by the RBI, regulated by the RBI। ठीक है, किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। चलो पहला क्लासिफिकेशन बनाते हैं, ऑपरेटेड बाय आरबीआई। जो आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और दूसरी साइड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, इसके द्वारा रेगुलेट। तो जो आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं वो दो हैं, पहला और दूसरा। एक तो एनईएफटी अभी लिखवा चुका हूं, और दूसरा आरटीजीएस, आरटीजीएस, और इस साइड में आईएमपीएस, एटीएम, यूपीआई, भीम, यूपीआई, भीम नहीं लिखा जा रहा है, एक्सेट्रा कर लेते हैं। जितने भी और सारे जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है सब किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं? एनपीसीआई। पहला हेडिंग डाल देते हैं आरटी सॉरी नेफ्ट, एनईएफटी, और इधर डाल देते हैं दूसरी साइड में आरटीजीएस। फुल फॉर्म में लिखवाई चाहिए ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चल अब बात करते हैं इनकी बारे में, लिखते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, नो लिमिट, नो लिमिट मतलब कोई लिमिट नहीं है। आप मिनिमम कितना रुपए भेज सकते हैं इससे, और मैक्सिमम भी कितना रुपए भेज सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, चार्ज जीरो, चार्ज जीरो चार्ज, और 24/7 ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबिलिटी रहती है ना, उपलब्ध रहता है। ठीक है, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, अवेलेबिलिटी रहती है। अब बात करते हैं इधर, ये भी क्या है? मिनिमम लिमिट, कितनी होनी चाहिए?
2 लाख, उससे कम में बात नहीं बनेगा। अगर आपको आरटीजीएस कराना है तो मिनिमम अमाउंट कितना, 2 लाख तक कर पाएंगे, उससे कम में नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं। नो लिमिट। हाँ, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी तो भेज पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और आपने एनएफटी भर दिया, या क्या बोलते हैं इसको, आरटीजीएस भर दिया 5 लाख का, 10 लाख का, तो ऐसे नहीं भेज पाएंगे। इतना तो कुछ समझाने की बात नहीं थी, तो आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की। जीरो चार्ज, एकदम फ्री, जीरो चार्ज। और उपलब्धता 24/7। अवेलेबिलिटी। अब बात करते हैं एनपीसीआई। एनपी, ये तो हमने लिखा था एनईएफटी और आरटीजीएस। अब बात करते हैं आरटीजीएस, सॉरी आईएमपीएस। आईएम, एक काम करते हैं पिछली स्लाइड पर ही समझा लेते हैं यहाँ पर। आईएमपीएस, आईएमपीएस, इधर एक और इधर, तो इधर, ये किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और ये किसके द्वारा, आरबीआई। और आईएमपीएस किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और जो उपलब्धता है 24/7 उपलब्धता रहेगा। मिनिमम लिमिट, नो लिमिट। नो, और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। और चार्ज, यस, चार्ज लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई की, एनपी, एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, हाँ, और जो इसकी स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट जो होता है 2008 में होता है। और जो इस संस्था का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और जो इसकी स्थापना की गई है वो की गई है एनपीसीआई एक्ट 2007 के द्वारा। क्योंकि इसकी स्थापना एक्ट के द्वारा की गई है, तो ये क्या है, स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है। अब बात करते हैं मनी की। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे मनी। मनी, सबका सपना मनी मनी का होता है, वही मनी करते हैं। तो करेंसी की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं, तो करेंसी की डेफिनेशन लिख देते हैं कि करेंसी इज द
one that perform the function of मनी। सिंपल सा मतलब है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है या एक्सचेंज का मीडियम हो सकता है। जो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसके कुछ प्राइमरी फंक्शन हैं। प्राइमरी फंक्शंस हैं और कुछ सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं और सेकेंडरी फंक्शन की। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट। फिर दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये सारी चीजें हैं जो मनी का प्रायर फंक्शन है या प्रायोरिटी देती है या कह सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। कलर चेंज कर लेता हूँ। स्टोर द वैल्यू। सेकेंड, फर्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का निर्धारण करना। नेक्स्ट, ट्रांसफर द वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एंड थर्ड, फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इंडियन पेपर करेंसी। फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट, सीधा सीधा फैक्ट लिखते हैं, कुछ नहीं करता है। इधर लिखते हैं करेंसी, इसको हटा ही देता है। सीधा इस साइड में लिखते हैं करेंसी। एक इस तरह से टेबल बना लेते हैं। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर लिखते हैं करेंसी। करेंसी, और इधर लिखते हैं इमेज यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं कलर। किस कलर का है? डायमेंशन वगैरह पूछी नहीं जाती है, उतना लिखवाने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। तरह से इसको भी इसको यहाँ से पीछे करता हूँ। पहली करेंसी कौन सी भैया? सीधा सा उठाते हैं, 2000 का। 2000 से वापिस चलते हैं ना, 2000 का, 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। इस पर इमेज किसकी है? मंगलयान की। इमेज मंगलयान। कब करते हैं? पहले ये लिख लेता हूँ, कलर लिख देता हूँ, नाम लिख लेता हूँ, 200, तो सॉरी 2000, 500,
200, 100। तो ये मत करना कि 2000 का बंद हो गया, लिखवा दे रहा हूँ, है ना। 50, 20, और अब तो कोई भी नहीं छूटा है जो प्रेजेंट में है ना। ये मत करना कि 5 का भी नोट आता है, वो 5 की भी करेंसी नोट आता है, 1 का भी आता था पहले, 2 का भी आता था, तो उनको नहीं लिखवा। अब बात करते हैं इनके कलर की, इनके कलर की बात करते हैं। सबसे पहले कलर लिखते हैं, तो इमेज की बात करते हैं। 2000 के पे छपा हुआ है मंगलयान, 2000 पे मंगलयान। मंगलयान छपा हुआ, ठीक है। और जो इसका कलर है, वो बाद में लिख लेंगे, दूसरा कर लेंगे। और 500 रुपए की पे रेड फोर्ट, 500 पे रेड फोर्ट। दूसरे पे सांची स्तूप, सांची स्तूप। और 100 रुपए पे रानी की बॉब, रानी की बाब, है ना। और 50 रुपए पे हम्पी रथ, हम्पी रथ। 20 रुपए पे एलोरा, एलोरा केव। और 10 रुपए पे सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है जी, ऐसे ही बना देता हूँ टेबल, और क्या करूँ। इतने नोट्स हैं, इनके बारे में फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। कलरफुल लिखेंगे, अच्छा लगेगा। मंगलयान, इसका जो कलर है वो मैजेंटा है, इसका कलर मैजेंटा, मैजेंटा, ठीक। और जो 500 रुपए का कलर है स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। और जो सांची स्तूप है, 200 रुपए का नोट है, उसका कलर कैसा है, ब्राइट येलो, राइट, येलो चमकीला पीला। और 100 रुपए का नोट जो है, का कैसा कलर है, हल्का बैंगनी, लेवेंडर बोलते हैं उसको, लेवेंडर कलर, ठीक। और जो 50 रुपए का है फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। और जो 20 रुपए का है उसका है ग्रीनिश येलो, नारंगी लाल, ग्रीनिश येलो। और जो 10 रुपए का है उसका चॉकलेटी ब्राउन, चॉकलेट, HOCOLATE, चॉकलेट ब्राउन।
चॉकलेट। तो ये तो था हमारा कलर का। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से गलत नहीं करके आएंगे। डन। अब यहाँ से आगे कल कर लेंगे। यहाँ से आगे कल कर लेंगे मनी का पार्ट। जो भी इसमें बचा होगा उसको कल कर लेंगे ना, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो गया मनी का, तो 1 घंटे की क्लास करनी थी तो यहाँ से पढ़ा दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।